एजुकेशन वो होता है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में रिसीव करते हैं और जो हमें कैरियर के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा प्रोफेशन और कैरियर डिसाइड होता है। लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्कूल कॉलेज के बाद भी चलते रहता है। आपके पास जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर आप वीकली या मंथली अपग्रेड करते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये जो ब्रेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइंड, उसके सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हैं? कितनी बार अपग्रेड किया? जब तक हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तब तक हमारे इस ब्रेन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपग्रेडेशन होते रहता है एजुकेशन की फॉर्म में। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद हमारा ये अपग्रेडेशन रुक जाता है। हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी के झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर पाते। जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना इतना जरूरी है तो इस सॉफ्टवेयर को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, लाइफ में एजुकेशन जब आपने अचीव किया स्कूल कॉलेज में, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, एजुकेशन दिया गया जिससे आपका कैरियर बन सके, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशन को चूज कर सकें और एक अर्निंग कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं वो वहां पर नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई। और इसी वजह से आज जब स्कूल कॉलेज के बाद रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। हम एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रियल लाइफ लर्निंग या वो चीजें सिखा सके जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस मोटो के साथ मैंने शुरुआत किया है लाइफ कैंपस का। लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ कैंपस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में रखेगा। उसके साथ साथ लाइफ कैंपस का एक मोटो होगा कि हम आपको रियल लाइफ सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जहां पर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने लाइफ में वो सक्सेस जिसे हम सब चाहते हैं वो अचीव किया डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया होगा, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया, कौन सी लाइफ की लर्निंग्स थी जो उन्हें मिली और कौन से लाइफ के खट्टे मीठे अनुभव थे जो उन्हें इस जर्नी में मिले और उन अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले। इस मोटो के साथ हम उन रियल सक्सेसफुल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे आपके लिए। जो लोग इस लाइफ कैंपस का हिस्सा होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे लाइफ चैंपियंस। ये लाइफ चैंपियंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे और अपना एक बेहतर वर्जन हमेशा बनाते रहेंगे ताकि लाइफ को 100% नहीं 200% जिया जा सके। सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस के स्टूडियो में और लाइफ कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अभी जस्ट आपने डायरेक्टर्स मैसेज, अभी जस्ट आपने हमारे डायरेक्टर फाउंडर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर का मैसेज देखा और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि हमने लाइफ कैंपस क्यों स्टार्ट किया। लाइफ कैंपस का मोटो ही है जो आपको चाहिए लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहा है, जो आपकी जरूरत है लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहा है, जो आपको चाहिए लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे। जी हाँ, अगर हम जीवन के 7 आयामों की बात करें तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ। दोपहर में हमने शो किया था, ओबेसिटी पे हमने आज एक शो किया
उसके बाद फूड एडल्ट्रेशन, ऑर्गेनिक फूड का क्या जरूरत है, उस पर भी हमने शो किया। अब जब स्वास्थ्य की बारी आती है तो हमारा स्वास्थ्य भी 2-3 चीजों से बना है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर से भागते हैं कि हाँ ब्लड निकल रहा है या कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चिंता होती है, हम रूम में अकेले बैठ जाते हैं, अपने लोगों से कटने लगते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे, हम शेयर करना बंद करते हैं, धीरे 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 वो स्ट्रेस से फिर एंजाइटी, एंजाइटी से फिर डिप्रेशन, और डिप्रेशन से कन्वर्ट होकर डिजीज में हो जाता है, और डिजीज के बाद फिर आपकी मृत्यु, जीवन समाप्त। जी हाँ, लाइफ कैंपस उसी अवेयरनेस को आपके सामने लेके आ रहा है, और इसके लिए हमने अपने लाइफ एक्सपर्ट को बुलाया है, डॉक्टर प्रीति पांडे मैम को। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा प्रीति पांडे मैम, प्लीज आप अपने आपको अनम्यूट कर लें और सामने आ जाए, जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, वर्किंग इन द कोलैबोरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी सेंटर एंड रनिंग अ प्रखर चाइल्ड हॉस्पिटल इन वाराणसी। 10 साल का अनुभव है मैम को इस क्षेत्र में, और बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया, बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, ठीक है। और उसके बाद जो अनुभव मिला आज वो हमसे साझा करेंगे। टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। सो मैम, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लोग अपने फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? आपने इतने सारे पेशेंट को देखा, इतने सारे क्लाइंट्स देखे आपके, और वो लास्ट स्टेज में कहीं ना कहीं जब डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है, तब वो आते हैं, सोचते हैं कि हाँ अब हमें कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अवेयरनेस नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या है मानसिक स्वास्थ्य? सबसे पहले तो आप सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर्वेश हेलो, कौन चेक करेगा? आई थिंक उसी साइड से। हेलो, हेलो, मैं आपको सुन रही थी, आपने बोला। आई थिंक मैम आपके साइड से कोई नेटवर्क इशू है क्या? नो, इट्स ओके। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ, जैसा कि सर्विस तो आपने बोला कि थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं कि इंजेक्शन का जरूरत है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब पेरेंट्स से लेके बच्चे सब ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। बट एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपका मेंटल हेल्थ। तो हमारे और स्पेशली इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस थोड़ा भी नहीं है। अगर कोई गुमसुम बैठता है, शांत बैठता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक एग्रेसिव, ओवर पोजेसिवनेस, हाइपर विजिलेंस और तोड़ फोड़ करना या कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं? ये तो बच्चा है, बच्चे तो शैतानी करते रहते हैं। या बड़ों में भी अगर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं तो मतलब कि इसका नहीं है कि नहीं हमें किसी काउंसलर से सजेशन लेना चाहिए या हमें किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, और जो सफरर होता है उसको भी लगता है कि हम क्यों अपनी बात बताएं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ना कोई सुनने वाला है और ना कोई समझने वाला है। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? ओके। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मानसिक स्वास्थ्य और सारे स्वास्थ्य से, जैसे कि WHO का डेफिनेशन है, WHO ने पूरा होलिस्टिक हेल्थ को लेके अपना डेफिनेशन दिया है कि एक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ है, तभी आप स्वस्थ हैं। बट हमारे इंडिया में हम क्या बात करते हैं? स्पेसिफिकली हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और सारे डायमेंशंस को हम अलग रखते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपके मन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, इरेगुलर लाइफस्टाइल, आपका डेविएटेड थिंकिंग,
तो अगर आपके मन में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उससे आपका फिजिकल हेल्थ बाधित होगा। और अगर कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, जैसे किसी को क्रॉनिक डिजीज है, हाँ, लाइक कैंसर, डायबिटीज या हार्ट डिजीज, ऐसा कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं आपको वो मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। तो हमें पूरा ऑल ओवर 4 डायमेंशंस को लेके चलना पड़ेगा। हम जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, वैसे भी हमको मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और आज का जो आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये बहुत ही अच्छा। अभी आप ये सोचो कि अभी भी हम सिर्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम रोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस के बारे में। क्योंकि पता ही नहीं है, अगर किसी को कोई डॉक्टर कंसल्ट करता है कि आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, तो वो बोलते हैं कि क्यों, हम पागल है क्या? बताओ। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो या पागल हो। जैसे शारीरिक बीमारियों में सर्दी, खांसी, छींक, फीवर ये सब होता है, वैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, बच्चा गुमसुम रहता है, उदास रहता है, कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, पति पत्नी में आपस में नहीं बनता, या फैमिली में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है। आपको जरूर उससे कंसल्ट करना चाहिए। मानसिक बीमारी की भी आपने बात की मैम, अभी जस्ट आपने बोला कि अभी बस मैं मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ, मानसिक बीमारियों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। आज एक चीज मैंने देखा है अपने जो छोटी सी जिंदगी उसमें अनुभव किया है कि लोग जब डरते हैं तभी कोई पहल करते हैं, बिना डरे वो पहल नहीं करते। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से मोटो रहता है, कोई भी अगर कार्य करता हूं तो लोगों का उसका बेस्ट और उसका वर्स्ट दोनों दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। अगर वो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, गुस्सा आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हैं, अगर गुमसुम है तो वो गुमसुम और ज्यादा रहने लगे, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है तो और ज्यादा अकेले गुमसुम रह रहे हैं और एडजस्ट करने में उनको और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इसको इंक्रीज करते जाएं तो क्या वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है, मानसिक बीमारियों में? एग्जैक्टली। मैं कुछ आखिर पूछना चाहूंगा मानसिक, कि मैम कैसी कैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं अपने इस रवैये की वजह से, अपने इस पे पहल ना करने की वजह से, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल ना रखने पे? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्वेश। मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूंगी। और ठीक है, मैंने जो केसेस देखे हैं, मैंने 6 साल के बच्चे के केसेस देखे हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की वजह से। 6 साल का बच्चा अपने आप को रूम में बंद करता है और घंटों अपने मन की चीजें करता है, मोबाइल चुरा के भाग जाता है, और पेरेंट्स नॉक करते रहते हैं, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, उनको कोई मतलब नहीं है। और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो मैं जब पूछती हूँ कि क्या हुआ बेटा, आप मतलब आप ऐसे क्यों हो गए, तो बच्चा जो बोलता है, 6 साल का बच्चा, मैं उसकी बातें तुम्हें बता रही हूँ, वो बोलता है कि मैं क्यों ना करूं मैम, जब मेरे सामने सब लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, सब लोग ये चीजें करते हैं, मेरे सामने लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब किसी को टाइम नहीं है कि मेरे से कोई बात करे। तो इन्हीं लोग का बिहेवियर तो मैं भी अडॉप्ट कर रहा हूँ। ये 6 साल के बच्चे का कहना है। इवन उसको टेंशन, हेडेक स्टार्ट हो गया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्योंकि मैं न्यूरोलॉजी सेंटर में काम करती हूँ, तो यहाँ पे तरह तरह के केसेस आते हैं। अब बच्चे को हेडेक हुआ तो पेरेंट्स को लगा कि इसको सर दर्द क्यों हो रहा है, चलो अभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। और जब उसके डेप्थ में गए, एक एक सारी एक जांचें हुई। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरप्शन मैं करना चाहूंगा। अभी आपने हाँ बोला कि वो बोलते हैं कि न्यूरोलॉजी सेंटर में लेके चलते हैं, मतलब वो हाँ मन के प्रॉब्लम को, माइंड के प्रॉब्लम को ब्रेन का प्रॉब्लम समझते हैं कि इनके फिजिकल पार्ट में, फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम उनके मेटाफिजिकल पार्ट में है, मन में है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बहुत बड़ा बहुत गलत अप्रोच है, और ये अनअवेयरनेस का सबसे बड़ा निशानी है कि लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं। अगर उसके मन में प्रॉब्लम है तो उसको न्यूरोलॉजी सेंटर लेके जा रहे हैं देखो, ना। यहाँ पे बात है कि अगर मान लो सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले लोग किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। पेट में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो गैस्ट्रो को दिखाएंगे। फिर जब सारी इन्वेस्टिगेशन
होती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है, तब लगता है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो मेडिसिन भी चला रहे हैं, कुछ इनको फायदा नहीं हो रहा है। तो आप एक बार किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए कि आखिर रीजन क्या है। और दूसरी चीज ये है कि जो शारीरिक बीमारियां रिपोर्ट्स में आती है, दिखती है, लेकिन मानसिक बीमारियां, मन को समझना बहुत कठिन है। छोटी छोटी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई जांच नहीं है जो आपके मन की गहराइयों को नाप सके। लेकिन जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्टिंग करते हैं, समझते हैं, तब वो अपने सामने केसेस को समझा पाते हैं कि नहीं, आपको इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। उस 6 साल के बच्चे को कौन सी बीमारी हुई होगी मैम, अगर 6 साल साइकोलॉजिकल बोले तो? हाँ, 6 साल के बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की वजह से हेडेक हो रहा है, और उनका फैमिली हिस्ट्री एडजस्टमेंट प्रॉब्लम का, तो मदर को भी टेंशन हेडेक है, मदर भी हेडेक हेडेक बोलती है। मदर का जो इरिटेशन है, मदर का जो बच्चों को अवॉइड करने का नेचर है, सबको अवॉइड करके चुपचाप अपने आप को मोबाइल में बिजी रखना, या घर में कुछ भी आर्गुमेंट हो रहा है तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना, और सबका गुस्सा बच्चे पे निकालना। एक चीज सर्विस देखा होगा तुमने कि अगर कोई किसी से भी गुस्सा होता है तो उसको नहीं बोल पाता है तो वो बच्चों को बोल देता है ना? तो बच्चों में इतना, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा नहीं समझेगा, लेकिन बच्चा समझता है। बस बच्चा पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं जानता है, लेकिन बच्चा जब 3 मंथ का होता है, जब वो स्माइल करता है, तभी से वो काफी सारी चीजें समझने लगता है। ये पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि बच्चे नहीं समझते, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चे समझते हैं, और पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि जो भी घर में एक्टिविटीज हो रही है, बच्चा सब समझता है। आपने 6 साल के बच्चे की बात की मैम, अब उसके एज ग्रुप के हाँ ऊपर आते हैं, लाइक 10 साल, हाँ 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40, 50। अब आगे के एज ग्रुप में अभी कैसी कैसे समस्याएं हो रही हैं उनको, हाँ। स्वास्थ्य का अवेयरनेस, मानसिक स्वास्थ्य का अवेयरनेस ना होने की वजह से? देखो, अभी हुआ क्या, जैसे मान लो अब 6 साल से बढ़ के मैं एक 10 साल के बच्ची का केस बता रही हूँ, ठीक है? जब वो 7 साल की थी, तब उसके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ। उसके किसी रिलेटिव ने उसको उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का कोशिश किया, और उसको डराया कि अगर आप किसी को बताओगे तो फिर हम आपको ऐसे ऐसे टॉर्चर करेंगे, ठीक है? ये मेरा देखा हुआ केस है। अब वो बच्ची उस टाइम तो उसको डर गई, सहम गई, जब भी उसका नाम कोई लेता था तो वो डर जाती थी। अब उसको क्या हुआ, उस टाइम तो कुछ ऐसा असर नहीं देखने को मिला, हाँ उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो 10 साल की हुई तो धीरे धीरे उसको एब्डोमेन पेन होने लगा, उसके पेट में दर्द होने लगा, वो अनकॉन्शियस होने लगी, मतलब वो बेहोशी की अवस्था में हो जाती थी, और फिर वो बेहोशी की अवस्था में बहुत रोती थी। तो उनकी माँ बैंकर है, बैंक में जॉब करती है, तो वो लेके गई पेट के डॉक्टर के पास कि शायद मेरे बच्चे को कुछ ऐसा हो गया, पेट में क्या हो गया। तो फिर सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, सब कुछ नॉर्मल आया, तो कुछ दवाइयां देके डॉक्टर ने छोड़ दिया। वो पेन किलर खाने पे भी, वो बच्ची 2-2 पेन किलर खा जाती थी, उसको रिलीफ नहीं मिलता था। फिर जब वो डॉक्टर ने जब हमारे पास भेजा, इवन उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं ऐसे जो भी चाइल्ड एब्यूज के केसेस होते हैं, मैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखती हूँ। तो जब एक बार नहीं बताई वो बच्ची, मतलब खुल के मेरे से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, तो मैंने उनके पेरेंट्स को इंडिकेट किया कि कुछ ना कुछ इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम जरूर हुआ है। तो फिर वो घर गए तो उन्होंने उसको कन्विंस किया कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ हुआ आपके साथ। सेकेंड टाइम आई तो बहुत फ्रेंडली हो गई मेरे साथ। फिर वो अकेले में मेरे से बताई कि मैम, मेरे एक ऐसे भैया लगेंगे और उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। और ये शायद आप लोग के लिए शॉकिंग है, बट ऐसे केसेस बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे उसकी उसके साइकोथेरेपी के सेशंस हुए, और बच्ची अब काफी हद तक नॉर्मल है। उसकी मेंटल हीलिंग हुई तो काफी हद तक बातें उसके दिमाग से निकली। ये 10 इयर्स के बच्चे की बात कर रही हूँ। ओके, यूथ नेक्स्ट,
नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं मैम, ये अलग अलग एज में, और अगर सही समय पे पेरेंट्स इन बातों को समझते हैं, एक बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं जो हमारे लाइफ कैंपस के फाउंडर डायरेक्टर है डॉक्टर अनिल सर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसकी थोड़ी स्टडी करने के बाद, उनके साथ सेशंस करने के बाद मैंने ये जाना कि इंसान बहुत सारी चीजें जो होता है वो अपने बचपन से वो बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेता है जैसा वो सामने से दिखता है। गीता में भी लिखा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई गुण दोष नहीं होता है, वो जो सामने देखता है वही चीजें अडॉप्ट करता जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो परिवार से नहीं मिलती, लेकिन समाज से उसको मिलनी है, और परिवार वाले ऐसे हैं कि उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बच्चे बता नहीं रहे। लेकिन इसके आगे अब बढ़ते हैं। What about the mental pressure they are getting? जो उनको मेंटल प्रेशर मिल रहा है उसका क्या करें? अभी 12th क्लास 10th क्लास बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद लोगों का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो सेंचुरी है हमारी 21st सेंचुरी, ये सारों चीज, इन सारे कारणों की वजह से भी तो आज बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो रही हैं। और एक चीज इसमें जानना चाहूंगा, क्या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं या समाज है? देखो, जो तुमने यूथ का बात किया, हाँ, तो मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि जो सुसाइडल रेट्स है, हमारा जो कंट्री है, जो हमारा भारत देश है, वो आत्महत्या की दर में दूसरे नंबर पर है। 13 to 29 एज तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सोचो, 13 to 29 क्यों? अब इसी में आपको दोनों बोर्ड 13 से 29, राइट? या यस, और इसी में आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है। तुम मानोगे नहीं कि हमारे पास जब बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं तो हमारे पास बच्चों का भीड़ लग जाता है कि बच्चे अपनी तो तैयारी करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा रहता है कि पूछते बेटा आपको कितना नंबर चाहिए, कि मतलब किसी का तो ये नहीं रहता है मैम 85 से एबव ही आना चाहिए, और क्योंकि पेरेंट्स खुश नहीं होंगे। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, एक बच्चे का, उसका आया था 87%, हाँ, फिर भी वो उदास है। मैंने बोला क्यों, आपका तो इतना अच्छा मार्क्स आया, 10th में आया था और फिर वो भी 12th में था, तो मैंने बोला कि 10th में तो इतना अच्छा आया था, फिर से करोगे तो और भी अच्छा आएगा। बोले कि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है मेरे मार्क्स से। सोचो, 85% कम होता है क्या? मतलब सबको मार्क्स चाहिए। हाँ, बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, और दूसरी चीज ये है कि इसको 12th के बाद या तो डॉक्टर के लाइन में भेजेंगे, या इंजीनियर के लाइन में भेजेंगे, या IAS IPS सिविल सर्विसेज में भेजेंगे। बच्चे की क्षमता का आकलन कोई पेरेंट्स नहीं करता कि हाँ हमारा बच्चे का क्या क्षमता है, वो किस लायक है, नहीं है। आखिर क्यों सुसाइड होते हैं, ये तो सोचने वाली बात है ना। इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार है और सोसाइटी भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है, क्योंकि अवेयरनेस कहीं नहीं है। हर माता पिता सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा बन जाएगा आपका बच्चा, लेकिन फील्ड तो बहुत सारे हैं ना। अगर वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो क्या बुराई है आर्ट्स में? क्या आर्ट्स से IAS नहीं बनते? आप सबको साइंस पढ़ाएंगे। और एक मेंटालिटी बोलूं सर्विस तो बहुत ही गंदी है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है या हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, तो ऐसे अपना सर झुका के रखता है कि मैम हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। उसके अंदर इतनी ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। सोचो। हमारा जो लाइफ कैंपस का मोटो है मैम, हम 7 आयामों पे काम कर रहे हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल। हमारा मानना यह है कि अगर इनमें से एक आयाम भी मिसिंग है इंसान की जिंदगी में, या संतुलित नहीं है, तो वह इंसान अपनी जिंदगी में खुशी नहीं रह सकता। IQ, EQ, SQ, ये सारे क्वेश्चन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत को महसूस करते हुए हमने लाइफ कैंपस स्टार्ट किया कि इन सारी चीजों की पढ़ाई तो हमें कहीं नहीं कराई गई। यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं, कितनी जगहों पे मैंने सुना है कि हमने दुनिया देखी, हमें दुनिया भर का अनुभव है, हमारे हिसाब से करो। और शायद इसी कारण बच्चा उनके हिसाब से प्रेशर में आके करते जाता है। दूसरे हमारे जो टीवी चैनल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर पेरेंट्स खराब है या हर पेरेंट्स गलत, वो भी मिसगाइडेड है कहीं ना कहीं, तो वो मिसगाइड कर रहे हैं। इस पे आपका क्या बोलना, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे आप क्या बोलना चाहेंगे, और पॉजिटिव पेरेंटिंग पे समाज का क्या इफेक्ट है? क्या पेरेंट्स भी कहीं समाज से इफेक्टिव होकर ही डिसीजन लेते हैं और फिर उसका एडवर्स इफेक्ट उनके लाइफ पे भी और बच्चों के लाइफ पे भी पड़ता है? एग्जैक्टली।
सर्वेश, अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग का मुद्दा उठा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, क्योंकि देखो पर्सनालिटी किसी का एक बार में नहीं बनता। जो पर्सनालिटी होती है वो जब आप बॉर्न होते हो, जैसे जैसे बढ़ते हो, हाँ, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है। अब डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सिनेरियो में ग्रो कर रहे हो या नेगेटिव सिनेरियो में ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों हमारे यहाँ कहा जाता था कि पहली पाठशाला, पहला जो विद्यालय है वो बच्चों का वो घर होता है। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। दूसरा होता था कि पहले जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट खत्म ही होता जा रहा है। ठीक है, अभी इतनी बिजी लाइफ स्टाइल हो गई है। अगर मतलब कोई भी पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, बच्चा स्कूल गया, स्कूल में क्या क्या हुआ, मैं पेरेंट्स से बोलती हूँ कि आप कम से कम रोज कम से कम आधा घंटा तो निकाल सकते हो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए अपने बच्चों के साथ। क्वांटिटी नहीं चाहिए। दिन भर पेरेंट्स बच्चों के साथ रह के भी कुछ नहीं करते, क्वालिटी टाइम चाहिए कि अगर आप आधे घंटे बच्चे के साथ रह रहे हो तो उसके कितने फ्रेंड्स है, स्कूल में क्या क्या किया, किसी का हेल्प किया कि नहीं, किसी को प्रॉब्लम था तो आपने क्या किया, या टीचर्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है। हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स पे बात करना है। समझ रहे हो? आप बच्चे को, आजकल के बच्चों को देखो तो किसी चीज का कमी नहीं है। उनको लैपटॉप है, मोबाइल है, अच्छी अच्छी बुक्स है, सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जो अवेलेबल नहीं है वो उनके पेरेंट्स। आप गिफ्ट तो यस। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैम यहाँ पे कि बचपन में ही आपने बहुत सही बोला कि भी मोबाइल पकड़ा दिया जाता है बच्चों को, बचपन में ही लैपटॉप पकड़ा दिया जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स, बच्चा जो रोता है, शैतानी करता है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको लगा देते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, और देखता रहता है बच्चा। वो सोचते हैं कि चलो रो नहीं रहा है। लेकिन एक अभी रिसेंटली पीछे एक हफ्ते में मैं कुछ बच्चों से मिला था। उसमें एक बच्चे को अचानक क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक छोटी सी विधि थी, उसमें वो बच्चा आया था। वो बच्चा गुस्सा कर रहा है, बेमतलब का गुस्सा, और वो एक्टिंग कर रहा है डोरेमोन का। और उस डोरेमोन का एक्टिंग करते करते वो पत्थर उसी के स्टाइल में उठा रहा है, फेंक रहा है कि छोटा भीम, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये सब देखा नहीं हूं। बट इट वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस कार्टून एप्स। छोटा सिंघम अपने आप को बोल रहा है, चल रहा है उसके हिसाब से, ईंटें फेंक रहा है, गुस्सा करके ऐसे तन के चल रहा है, अपनी मम्मी को गाली दे रहा है, मुक्के मार रहा है, और गुस्सा इतना सर पे कि अभी ही अगर उसके हाथ में चाकू आ जाए तो वो किसी को मार दे। क्या मेंटल हेल्थ पे या पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करें तो ये जो वे आजकल के पेरेंट्स अपनाते हैं, ये सही है? नो, दिस तो इज फिर वेरी वेरी रॉन्ग। देन ये बहुत ही गलत है। देखो, होता क्या है कि बच्चा अगर मोबाइल से या किसी कार्टून कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये भी तो हो सकता है कि बच्चा किसी हमारे इतने कैरेक्टर से अच्छे अच्छे, हाँ, इतने जीवंत चरित्र है हमारे शास्त्रों में, और हमारे, क्या पेरेंट्स से वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता? क्या वो अपने दादा दादी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता? आज कितने माता पिता है जो अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, शिवाजी की स्टोरी या लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी, कि उन्होंने कैसे सही रास्ते पे गए। मोरल स्टोरीज कितने लोग सुनाते हैं। मेरा बच्चा भी है, मेरा बच्चा 4 साल का है, मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मैं उसके साथ खेलती हूँ, मेरा और सारा काम पेंडिंग हो जाए लेकिन मैं उसके साथ खेलती हूँ, और जो भी मेरे इन लॉज है उसको स्टोरी सुनाते हैं। मतलब, और वो मोबाइल की जिद भी नहीं करता, उसको लगता है कि नहीं, मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बड़े लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि शुरू से उसको वही लर्निंग मिल रही है। और दूसरी चीज जो आपने बोला कि बच्चा बेमतलब का गुस्सा कर रहा है, तो बच्चा बेमतलब का गुस्सा नहीं कर रहा है, बच्चे ने उस कैरेक्टर को एसिमिलेट किया है, वो उसके जैसा बनना चाहता है। और बहुत सारे बच्चे वही कैरेक्टर्स को एसिमिलेट करके अपने आप में बहुत सारे डिजीज को क्रिएट कर लेते हैं। मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में क्रिएट कर लेते हैं, वो एक साथ दो दो पर्सनालिटी लेके चलते हैं। यस मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। वो अभी वीडियो पॉज हुआ, वो ऑन हो जाएगा।
तो ये जो चीज अभी ये आपने बताया मैम कि वो एसिमिलेट कर ले रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। फिर ये बच्चा जब बड़ा होता है, हमारे समाज के अंदर आता है, तो उसी कैरेक्टर के संग, उसी नेचर के संग, उसी बिहेवियर के संग आगे आता है। एग्जैक्टली एक चीज बोलूं तो फिर वो बच्चे ने सीखा ही नहीं है, उस बच्चे ने नहीं सीखा है कि मुझे सारी चीजें नहीं मिल सकती, वो बच्चे ने सीखा है कि मुझे तो सारी चीजें मिल सकती है, तो मैं अपने पावर से सारी चीजें ले सकता हूँ। वो पावर निगेटिव भी हो सकता है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? एक वो पावर आजकल के जो यस मैम प्लीज कंटिन्यू। वो पावर निगेटिव भी हो सकता है। तुमने मतलब अक्सर ये न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक स्कूल में अक्सर किसी बच्चे ने किसी को चाकू मार दिया। अभी लास्ट 2-3 साल पहले जो केस हुआ था कि स्कूल में एक बच्चा छुट्टी चाहता था, इसलिए शायद वो 4 साल के किसी लड़के का उसने बाथरूम में ले जाके और उसका चाकू से हाँ डेथ कर दिया, उसको मार दिया। तो ये क्या है? अचानक कोई ऐसा बच्चा नहीं बनता है, ये भी वो वो कैरेक्टर धीरे धीरे एस्केलेट कर बनता रहे हैं है। जो, क्योंकि अभी यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आज के डेट में बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं जो बचपन में ही, जैसे अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कुछ कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभद्रता दिखाते हैं और उसके बाद लड़कियों को बस एक यूज का सामान दिखा देते हैं। फिर उसके बाद उन शोज की तरफ जो लड़के इंक्लाइंड होते हैं, फिर वो समाज को भी वैसा ही देखते हैं और वैसा ही करते हैं और वैसी ही अप्रोच रखते हैं। तो वो भी एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ का मतलब मैं कहीं ना कहीं बस बीमारी से नहीं ले रहा हूं मैम, आपका मेंटली गलत डायरेक्शन में जाना, मॉरली रॉन्ग होना, आपका थिंकिंग प्रोसेस रॉन्ग होना, ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। क्योंकि लाइफ कैंपस के अंदर हर तरह की शिक्षा दी जाती है और एक रॉन्ग मॉरल होना भी कहीं ना कहीं आपके मन के विचारों से ही उत्पन्न होता है, आपके मेंटल हेल्थ का पार्ट। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो अभी आपने बोला कि अगर देखो मेंटल हेल्थ में आपका कॉग्निटिव वेलबींग, आपका इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीजें आती हैं। आपने जब मोरल पढ़ा ही नहीं, मोरल देखा ही नहीं, मोरल सुना ही नहीं, तो आप मोरल को समझोगे क्या कि ये नैतिक चीजें क्या होती हैं? राइट। अंडरस्टूड? अगर जो घर में जो फादर है वो मदर को चिल्ला के बोलता है ए इधर आओ एक गिलास पानी लाओ, तो बच्चा दूसरे टाइम क्या बोलता है अपनी मॉम को? मॉम इधर आओ पानी लेके आओ। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। मतलब अगर मदर को ले ले तो मदर पे सब गुस्सा करते हैं, फादर पे क्यों नहीं करते? जो रिस्पेक्ट मैनर है, जो मोरल वेलबींग है, वो शुरू से ही सिखाना पड़ेगा। बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट करो। जब वो सीखेगा तभी वो बाहर जाके उस चीज को एक्सपोज करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब वो घर ही में नहीं सीखेगा तो प्रदर्शित कहाँ से करेगा? उसको तो यही लगेगा कि हाँ ये फीमेल है, इससे इसी तरीके से बात करते हैं। जब सीखेगा तभी संतुलित होगा मैम, जब सीखेगा तभी हाँ, संतुलित होगा। और और जब तुमने जो एक चीज बोला कि मेंटल हेल्थ में सिर्फ हम ऐसा ही नहीं है कि हम मानसिक रोगों के बारे में ही समझे या पढ़े या अवेयर हो, है ना? जी, मानसिक जो स्वास्थ्य होता है आपके अंदर आप कैसा सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना पॉजिटिव करते हैं, कितना शो करते हैं, आप सोसाइटी में क्या दे रहे हैं, आप अपने घर में क्या दे रहे हैं, आप किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। देखो एक चीज होता है ना कि हम जानते हैं कि हमें अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है ना? लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें अपने मन की देखभाल कैसे करनी है। तो मानसिक स्वास्थ्य यही है कि हम अपने मन की देखभाल कैसे करें। बहुत जस्ट बहुत लाइक हम जैसे अपने शरीर की देखभाल करते हैं, हम कभी भी 2 दिन का खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमको पता है कि हमको वॉमिटिंग होने लगेगा या हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हम नहीं खाते। लेकिन अगर 10 दिन पहले या 2 साल पहले हमें किसी ने अब्यूज किया था, कुछ बोला था, हम उसको जरूर सोचते हैं हाँ हम तुमसे बदला जरूर लेंगे, तुमने मुझे तो ऐसा बोला था। ये क्या है? आप अपने मन में तो वही 1 साल पुराना दे रहे हो ना। तो एक जो कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे कूड़ा निकलेगा, उसको रिजॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। जो एक आज हमारी सोसाइटी से निकलता जा रहा है कि आप माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो
इसमें लोग अपना इंफीरियॉरिटी समझते हैं। और मन अपने का आप को भी देखभाल करना, मन का देखभाल करना इज मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ है। और कहीं ना कहीं फिर अपने आप को ये सारे कूड़े कचड़े विचारों में डाल के अपने आप को भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में डाल ही लेते हैं और एग्जैक्टली अपने मैं जीवन एक चीज को। मेंशन करूंगी सर्वेश, डब्ल्यूएचओ का जो रिसर्च था उसमें था कि 2020 तक जो डिप्रेशन है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी होगी। लेकिन अगर अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया भी इसमें भी पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इंडिया के लोगों में पाया जा रहा है। जबकि हमारे हमारे देश की संस्कृति, हमारा कल्चर जो था वो बहुत अच्छा था, इतने सारे फेस्टिवल्स थे, इतना लोगों से कनेक्शन था, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली इतनी ज्वाइंट फैमिली होती थी कि बच्चे किसी न किसी से अपनी बातें शेयर कर लेते थे। आज वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। एग्जैक्टली तो मैम। फिर हम मन की देखभाल कैसे करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। यही हमारा मेरे लाइफ कैंपस के अंदर एक पार्ट है मैम, विजडम वॉकर्स। और जो विजडम वॉकर्स होंगे ये हमारे वैदिक काल के साइंस, वो साइंस जो अब मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो विज्ञान, मैं इसको विज्ञान ही बोलूंगा, या वो ज्ञान जो हमारे लिए बहुत जरूरी था लेकिन अब मिट चुका है, सदियों से मिट चुका है, उसको वापस लाइफ कैंपस के अंदर हम विजडम वॉकर्स के साथ लेके आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसिक संतुलन के लिए, इवन सातों आयामों के संतुलन के लिए, लाइफ के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत एक अच्छा बात बोला मैम कि हम अपने फिजिकल शरीर का तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपने मन का, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, देखभाल नहीं करते हैं, क्योंकि देखभाल कैसे करना है पता है ही नहीं। लेकिन पता नहीं है, पता नहीं। कहीं ना कहीं बातों में ही आपने बताया, बातों में ही, कि जैसे एक अगर कोई शीशे का गुलदस्ता है, उसको हम जानते हैं कि वो गिरेगा तो वो टूटेगा, तो उसको हम ऐसी जगह रखते हैं जहां से वो गिरे ना। इसी तरह हमें पता है कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहते हैं तो हमें भी उसे ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां से वो गिरे और टूटे ना। मतलब कि उन लोगों के साथ चुनाव करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा ये मोटो भी है लाइफ कैंपस का कि हम ये सिखाएंगे लोगों को कि चुनाव कैसे करें, अच्छे लोगों का चुनाव कैसे करें, अच्छे समाज का चुनाव कैसे करें, अच्छी बातों का चुनाव कैसे करें, क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजों का, और एक बेहतर समाज हम कैसे बनाएंगे। तो यही हमारा मोटो है मैम लाइफ कैंपस के अंदर। और आपकी बातों को अगर मैं लाइफ कैंपस से कनेक्ट करूं तो कहीं ना कहीं आज मुझे गर्व है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो आज बात बोल रहे हैं और डॉक्टर नील सर की जो स्टडी रही, रिसर्च रही, उन्होंने लाइफ कैंपस आज खड़ा किया। जो आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत है वो संतुलन प्रदान करना। आप लाइफ कैंपस के इस मोटो के लिए क्या कहना चाहेंगी मैम? देखो, जो आप बोल रहे हो कि जो आप वैदिक चीजों को सामने ला रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो एक एक सबसे अच्छी चीज मैं बताऊंगी, वो आपने अभिमन्यु के बारे में सुना जी होगा। जी जी। हाँ, कि अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से ही काफी कुछ सीख चुके थे कि कैसे हमको वो चक्रव्यूह को तोड़ना है। जी अंडरस्टूड। तो ये जो हमारी वैदिक चीजें हैं, जब बच्चा गर्भ में आता है, ठीक है, उसी टाइम से पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमारे साथ कोई और भी रह रहा है। आप आपस में स्टोरी बोलो, वो बच्चा सुनेगा। आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, वो बच्चा सुनेगा। आप कम से कम टाइम निकाल के हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अच्छा, डीप ब्रीदिंग करने से पूरा ब्रेन का, बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। अंडरस्टूड। अच्छी अच्छी चीजों पे फोकस करो। हमारे जो शास्त्र है उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आप कम से कम 20 मिनट 25 मिनट उनकी स्टडी करो, उनकी चीजों को फॉलो करो, तो आपका तो जो मेंटल हीलिंग होगा वो होगा ही, बच्चे का भी मानसिक विकास होगा, बच्चे पे भी इस चीज का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो जो आप लोग जो ये वैदिक चीजों को लेके सामने आ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी चीज है और मैं तो इसका पूरा समर्थन करती हूँ। थैंक यू मैम। और मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा लास्ट, जैसे आपने बोला कि नंबर 1 पे इंडिया डिप्रेशन में अभी चल रहा है, रीजंस भी बहुत सारे अलग अलग हर वर्ग के आपने रीजन बताए, और कहीं ना कहीं जो विचार हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो बिहेवियर है, मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल रखने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है जो आपकी बातों से निकल के आया, लेकिन वो सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं। मैं चाहूंगा मैम समय का सम्मान करते हुए एक बार आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे
और आपका भी समय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दर्शकों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे, कल हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है मैम, तो दर्शकों को अपनी तरफ से एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लाइव कैंपस के दर्शकों को? देखो, मेरा सभी देखने वालों से ये निवेदन है कि आप जिस तरीके से अपने शरीर की देखभाल करते हैं, ना आप बुरा खाते हैं, ना आप बुरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, वैसे ही आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी देखभाल करिए। दिन में कम से कम जब आप सुबह उठते हैं, कम से कम 30 मिनट्स का वॉक जरूर करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और देखिए, लाइफ में हर चीज आप पा नहीं लोगे। एक होता है ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हमेशा आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। आप सक्सेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप फेल्योर को भी एक्सेप्ट करो। आप हमेशा, और दूसरी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी फीलिंग्स को, अगर आपके अंदर कोई दुख है, तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप जिससे लाइफ में एक बंदे को ऐसा रखो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, अपने मन में कहीं ना कहीं उसको सप्रेस्ड करोगे, तो वही एक रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बनता है आपके सुसाइड के लिए। तो आपका 30 मिनट का वॉक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, और कम से कम आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ या जितना भी टाइम मिले क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जो परिवार होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है हर एक व्यक्ति के लिए। तो अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम शेयर करिए, जो भी बातें हैं किसी न किसी से कहिए, सुनिए, और एक प्रॉमिस खुद से करिए मेरी तरफ से कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने मन की शांति को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का भी विकास होता है। बहुत पॉजिटिव मैसेज मिला मैम आपकी तरफ से कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ शरीर का विकास होता है। सो इसी के साथ समय का सम्मान करते हुए मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि जैसे अपने शरीर की, फिजिकल बॉडी की आप केयर करते हैं, वैसे अपने मेंटल बॉडी की भी केयर करिए, और जाने पहले तो कैसे केयर करना है। आज इतना ही समय हम मैम का ले पाएंगे लाइव कैंपस के अंदर, क्योंकि उनका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम लाइव कैंपस में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और दर्शकों से बोलूंगा, कल विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हमारे आज जितने भी शोज हुए, जितने भी हम अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, और अगर जब एक और एक मिलते हैं तभी कोई बात बनती है। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा आप सभी को। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू मैम।